कल हम लोग भारत पाकिस्तान के मध्य जो कश्मीर विवाद है उस पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा किए थे। आज कश्मीर विवाद के अतिरिक्त अन्य जो विवाद हैं उस पर फोकस करेंगे। देखें, आपके किताब में मैटर को जिस क्रम से दिया हुआ है उसी क्रम से हमने लेने का प्रयास किया है। जैसे सियाचिन विवाद पहले रखा है तो हमने सियाचिन विवाद को अपने मैटर में भी पहले रखा है। हालांकि ये क्रम अ, बदल भी सकता है। तो सबसे पहले देखें कि ये सियाचिन विवाद क्या है। सियाचिन विवाद 1984 में ये उत्पन्न हुआ है। अगर हम कश्मीर के मैप को थोड़ा सा दिखाएं, ये ये जो अगर कश्मीर का मैप हेड वाला भाग है तो ये उत्तरी वाले भाग में, ये उत्तरी वाले भाग में सियाचिन एक ग्लेशियर है। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। ये पूरा यहाँ पर बर्फ ही जमी रहती है, आप समझ लीजिए। कश्मीर के उत्तरी वाले भाग में तो ये सियाचिन की ग्लेशियर वहीं पर है। और जहाँ पर पर्वतारोही वगैरह आते हैं और बर्फ का स्केटिंग वगैरह करते हैं, तो इसी के लिए जो है ये ज्यादा प्रसिद्ध है। तो चूंकि विदेशी लोग आके यहाँ पर स्केटिंग वगैरह करते थे, सैलानी वगैरह, तो उससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति बहुत ज्यादा होती थी। तो शुरू शुरू में पाकिस्तान ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन बाद में उसको लगा कि ये हिस्सा मेरे में होना चाहिए था। अगर ये मेरे में होता तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति का ये एक अच्छा स्रोत बन जाता। तो उसने क्या किया कि वो विवाद को जन्म दिया और ये कहा कि नहीं, ये सियाचिन क्षेत्र जो है मेरा है, सियाचिन क्षेत्र मेरा है, ऐसा उसने कहना शुरू कर दिया। तो उसने जो है अपने सैनिक भी भेजे 1984 में। तो बीच बीच में वहां पर सैनिक और पर्वतारोही वगैरह भेजता रहता है। तो इसलिए भारत और चीन के बीच में, वो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये विवाद का प्रमुख मुद्दा बन गया है। हालांकि भारत के कब्जे में है ये सियाचिन क्षेत्र, और यहाँ पर पाकिस्तानी घुसपैठ को समाप्त करने के लिए भारत ने ऑपरेशन मेघदूत चला रहा है। ऑपरेशन मेघदूत, यहाँ पर देखिए लिखा है मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत चला रहा है। तो ये एक नंबर में पूछा जा सकता है कि जो सियाचिन विवाद है किन दो देशों के बीच में है, तो आपको बताना है भारत और पाकिस्तान। उत्तर में भारत चीन भी मिल सकता है आपको, तो भारत पाकिस्तान बताना है। और ये एक नंबर का अलग से हम आपको जनरल नॉलेज के तौर पर बता दें, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल माना जाता है। इतनी अधिक ऊंचाई पर, लगभग 6,000 मीटर की ऊंचाई पर सेना का जमावड़ा सिर्फ यहीं पर है। इसके अतिरिक्त पूरे विश्व में 6,000 मीटर की ऊंचाई पर सेना का जमावड़ा कहीं भी नहीं है। फिर उसके बाद नंबर 2 पर हमने लिया है कि हथियारों की होड़, हथियारों की होड़, और विशेषकर परमाणु हथियारों की बात होगी। तो पाकिस्तान भारत को हमेशा जो है युद्ध में पराजित करने के सपने देखता रहता है। और इस सपने को पूरा करने के लिए वो क्या करता है कि विश्व के देशों से, विशेषकर अमेरिका और चीन से सैन्य साज सामान को खरीद कर उसका संग्रह करता रहता है। तो ये भी जो है भारत और चीन के, वो भारत और पाकिस्तान के बीच प्रतिद्वंदिता का ये प्रमुख कारण बन गया है। अब खास बात यह है कि परमाणु हथियार में पहले भारत ने परमाणु हथियार विकसित किए, यानी 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। तो पाकिस्तान जो है बहुत हल्ला किया, हो हल्ला किया, आए तौबा मचाया। उसने कहा कि हम घास की रोटी खाएंगे लेकिन परमाणु बम अवश्य बनाएंगे। और उसने ऐसा किया भी। उसने जो है अन्य देशों की मदद से, चीन, नॉर्थ कोरिया, इन देशों की मदद से जो है परमाणु बम विकसित कर लिए, और गुप्त रूप से परमाणु बम विकसित करके रखा हुआ था। आम लोगों को पता नहीं था, या मीडिया को पता नहीं था, अन्य देशों को पता नहीं था। लेकिन जब भारत ने पोखरण 2 के तहत 1998 में अपना दूसरा जब परमाणु परीक्षण किया था, 5 परमाणु परीक्षण किया था, तो उसने उसके थोड़े ही दिन बाद, यानी 5 दिन बाद ही जो है उसने भी 6 परमाणु परीक्षण किए जगाई पहाड़ी में। भारत अपना परमाणु परीक्षण कहाँ करता है? पोखरण में। राजस्थान का जगह है पोखरण, वहां पर भारत अपना परमाणु परीक्षण करता है। और पाकिस्तान ने अपना परमाणु परीक्षण किया कहाँ? चगाई पहाड़ी में। ये एक नंबर के हिसाब से बता दे रहे हैं। तो ये अपना परमाणु परीक्षण किया। अब इस परमाणु परीक्षण के बाद क्या हुआ कि दोनों देशों के बीच पूर्ण युद्ध है या बड़े पैमाने पर युद्ध होने की संभावना समाप्त हो गई। हमने बताया था शीत युद्ध वाले चैप्टर में कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच आमने सामने का युद्ध नहीं हुआ।
अपरोध और संतुलन का सिद्धांत काम कर रहा था। रोक और संतुलन का सिद्धांत उस समय काम कर रहा था, क्योंकि दोनों महाशक्तियों को पता था कि अगर युद्ध हुआ तो परमाणु युद्ध अवश्य होगा, और परमाणु युद्ध अगर हुआ तो दोनों का ही विनाश निश्चित है। इसलिए जो है इस भय के कारण युद्ध नहीं हो रहा था, सिर्फ शीत युद्ध यानी युद्ध जैसी स्थिति हमेशा विद्यमान रहती थी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच आज ऐसी ही स्थिति कायम हो गई है। युद्ध की संभावना जो है अब कम हो गई है। इसीलिए हमने एक उदाहरण के तौर पर समझाया है कि 13 दिसंबर 2001 में संसद पर आतंकवादी हमला हो गया था, और जब संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद भारतीय सेना जो है पाकिस्तान मोर्चे पर लगभग 6 महीने तक जमावड़ा जो है वहां पर लगाई हुई थी, और उसके जवाब में पाकिस्तानी सेना भी आमने सामने हो गई थी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। उस समय पेपर वगैरह में खूब छपता था कि अगर युद्ध होगा तो पाकिस्तान के पास इतने लगभग परमाणु बम हैं, भारत के पास इतने लगभग परमाणु बम हैं, तो भारत के इन इन शहरों का जो है सफाया हो सकता है, और पाकिस्तान के इन इन शहरों का सफाया हो सकता है। ऐसा पेपर में खूब बातें होती थी, लेकिन अंततः युद्ध नहीं हुआ, युद्ध को टाला जा सका। और उसका कारण क्या है? सिर्फ कारण यही है, अपरोध का सिद्धांत, रोक एवं संतुलन का सिद्धांत। जब दोनों महाशक्तियों के पास जो परमाणु बम अगर है तो उनके बीच युद्ध की संभावना न के बराबर है। तो ऐसी ही स्थिति जो है भारत और पाकिस्तान की भी अब हो गई है। तो अब युद्ध नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर देखें, पाक समर्थित आतंकवाद की हम बात कर रहे हैं। अब अगला जो आपका टॉपिक है, पाक समर्थित आतंकवाद। अब देखें, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, और दोनों ही युद्ध में जो है पाकिस्तान पराजित हो गया। फिर उसको यह बात समझ में आ गई कि सीधी युद्ध में भारत को पराजित नहीं किया जा सकता है, तो उसने जो है फिर छद्म युद्ध का सहारा लिया। छद्म युद्ध, प्रॉक्सी वार इसको अंग्रेजी में कहते हैं। छद्म युद्ध का मतलब अघोषित युद्ध होगा, यानी चोरी छिपे नुकसान पहुंचाना। पहले जैसे शिवाजी के समय में गुरिल्ला युद्ध होता था, तो गुरिल्ला युद्ध को भी छद्म युद्ध कर सकते हैं, यानी धोखे से जो है हानि पहुंचाना। जैसे आतंकवादी गतिविधि जो है कैंप में, शिविर में रात में सो रहे हैं और छिपे तौर पर जो है उनके ऊपर हमला कर देना, एकाएक हमला कर देना, ये सब जो गतिविधियां होती हैं इसी को प्रॉक्सी वार कहते हैं। तो ऐसा ही जो है युद्ध के माध्यम से भारत को परेशान करने की कोशिश जो है अब पाकिस्तान कर रहा है, और इसी के तहत, इसी नीति के तहत वह जो है भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है। और ये जो समस्या है आज के समय में, ये जो प्रॉक्सी वार है और पाकिस्तान द्वारा जो चलाया जा रहा है, इसके वजह हमारे उसके जो रिश्ते हैं सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। फिर इसके बाद हम ये कह रहे थे कि कश्मीर में जो अलगाववादी आंदोलन जो चल रहा है उसको भी पाकिस्तान समर्थन देता रहता है। वो हथियार उपलब्ध करा देता है, धन उपलब्ध करा देता है। ऐसा माना जाता है कि जो पाक अधिकृत कश्मीर वाला क्षेत्र है वहां पर कुछ आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने के लिए कैंप वगैरह लगे हुए हैं, और वहां पर जब आतंकवादियों का प्रशिक्षण हो जाता है तो उनको जो है भारत में उनका घुसपैठ करा दिया जाता है, और भारत में आके विभिन्न शहरों में हिंसा वगैरह फैलाने का प्रयास करते हैं। फिर इसके बाद एक पॉइंट यहाँ पर दिया है कि 1985 से 1995 के बीच में भारत में खालिस्तान समर्थक जो उग्रवादी थे उनको भी ये गोला बारूद हथियार वगैरह उपलब्ध कराता था। खालिस्तान यानी पंजाब को जो है कुछ जो उग्रवादी थे पंजाब को जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए आंदोलन चला रहे थे, जिसे वो लोग खालिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल क्षेत्र को जो है पाकिस्तान बना दिया गया, उसी तरह से सिख बहुल क्षेत्र पंजाब को लोग खालिस्तान बनाना चाहते थे, तो उनका भी आंदोलन चल रहा था। इसी आंदोलन के तहत इंदिरा गांधी की जो है मौत हो गई थी। आप लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार वगैरह ये पढ़ेंगे आगे चलकर। तो इनको भी जो है पाकिस्तान अपना समर्थन देता रहता है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है जिसे आईएसआई कहा जाता है, एजेंसी, ये जो खुफिया एजेंसी है इसका नाम है आईएसआई, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ये जो है नेपाल और बांग्लादेश में कुछ गुप्त ठिकाने अपना बनाए हुए हैं, और जिसके माध्यम से ये नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर स्टेट हैं, जैसे मणिपुर है, त्रिपुरा, मिजोरम है, नागालैंड है, असम है, सिक्किम है, ये जो 7 सिस्टर स्टेट उधर के हैं, उसमें जो है ये अलगाववादी आंदोलन को भड़का रहा है। वहां पर जो नागा समस्या वगैरह है या
उल्फा उग्रवादी हैं, उनको भी इसी तरह का ये हथियार वगैरह और प्रशिक्षण वगैरह देकर भारत से जो है अलग हो जाने के लिए उनको प्रेरित करता रहता है। इस तरह का जो है भारत के आरोप हैं। इसके अलावा देखिए, कहते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, तो उसी तरह का हाल है। अब भारत तो ये आरोप सही लगाता है, लेकिन जो है पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम जो है भारत में हिंसा नहीं फैला रहे हैं, आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं, बल्कि भारत क्या कर रहा है, पाकिस्तान के दो प्रांत, ये सिंध दिया है और बलूचिस्तान, यहाँ पर अलगाववादी आंदोलन को भड़का रहा है। जैसे भारत में कश्मीर समस्या है, कश्मीर के लोग भारत से अलग होने के लिए अलगाववादी आंदोलन समय समय पर चलाते रहते हैं, वैसे ही पाकिस्तान का प्रांत है सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ के लोग भी पाकिस्तान से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान का आरोप है कि ये भारत की सह पर ऐसा हो रहा है, भारत जो है उनको समर्थन दे रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये बात कह के वो अपने जो किए पर वो पर्दा डालने का प्रयास करता है पाकिस्तान। तो ये जो आतंकवाद की समस्या है, इसकी वजह से हमारे पाकिस्तान के साथ जो संबंध है वो सुधर नहीं रहे हैं। जब भी सुधार की स्थिति बनती है तो कोई न कोई आतंकवादी घटना घट जाती है, इसलिए पूरे किए कराए पर पानी फिर जाता है। तो ये है। अब इसके बाद अगला जो विवाद है, नदी जल विवाद, नदी जल विवाद या सिंधु नदी जल विवाद भी इसे कहा जाता है। तब ये क्या है, देखें, अगर आप लोग भूगोल के विद्यार्थी होंगे तो आप लोगों को पता होगा, और अगर भूगोल के विद्यार्थी नहीं है तो थोड़ा सा मैप वगैरह को देखा करें। तो जैसे ये भारत का ये हेड वाला कश्मीर वाला भाग है, अगर ऐसा देखें तो जो ज्यादातर नदियां हैं वो इसी क्षेत्र से उद्गम होती हैं। जैसे सिंधु नदी है वो तो तिब्बत वाले क्षेत्र से यहाँ से उत्पन्न होती है। हमने बताया था कैलाश मानसरोवर झील वगैरह जो है उस क्षेत्र से उत्पन्न होती है, और वो ऐसे होते हुए ये पहले पाकिस्तान में बहती है, और पाकिस्तान में बहने के बाद ये अरब सागर में जाके गिरती है। सिंधु सबसे उत्तरी नदी है। उसके बाद सिंधु के बाद झेलम है, चेनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है। इस तरह से 6 नदियां हैं। यहाँ पर 6 नदियों का यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। एक सातवीं नदी भी थी जिसकी विलुप्त होने की बात होती है, वो सरस्वती नदी थी। तो इसीलिए इस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता था। इतिहास के जो विद्यार्थी होंगे वो उनको पता होगा। तो सरस्वती विलुप्त हो गई है, तो वर्तमान में अब 6 नदियां हैं, तो सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास, इसी क्रम से सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। तो ये जो नदियां हैं इनका उद्गम स्थल तो सिंधु को छोड़कर बाकी सभी का उद्गम स्थल भारत में ही है। अब भारत में पहले ये प्रवाहित होती हैं, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान में जाती हैं। ये पाकिस्तान, ये वाला क्षेत्र पाकिस्तान का है, तो ये पाकिस्तान में प्रवाहित होती हैं, और पाकिस्तान में प्रवाहित होने के बाद ये सिंधु नदी में मिल जाती हैं, यानी ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। और फिर ये कहाँ मिल जाती हैं, अरब सागर में मिल जाती हैं। तो अगर भारत में ये पहले प्रवाहित होती हैं, तो भारत अगर इसका पानी यूज करता है, मान लीजिए यहाँ पर पानी यूज कर रहा है भारत, यहाँ पर या कोई डैम वगैरह, कोई परियोजना वगैरह इस अपने वाले इलाके में अगर चलाता है, तो पाकिस्तान को जो है दिक्कत होने लगती है। पाकिस्तान क्या कहता है कि हमारे यहाँ जो है पानी कम आएगा तो हमारे यहाँ खेती कैसे होगी, इस तरह का समस्या खड़ी करके वो जो है विवाद को जन्म देता है। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए जो है विश्व बैंक ने जो है मध्यस्थता की थी, और उस 1960 में जो है सिंधु नदी जल समझौता हुआ था। ये 1 नंबर के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सिंधु नदी जो जल समझौता है वो कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था। और किसकी मध्यस्थता में हुआ था, तो विश्व बैंक की मध्यस्थता में हुआ था। अब मध्यस्थता विश्व बैंक ने किया था। तो अब इसमें विवाद को जो समाप्त करने के लिए जो समझौता हुआ था वो समझौता क्या था। अभी हमने बताया कि 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास, 6 नदियां हैं। तो जो ऊपर के 3 नदियां थी, सिंधु, झेलम, चिनाव, इन 3 पर ज्यादा पानी यूज करने का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था, यानी 50% से ज्यादा पानी यूज करने का अधिकार पाकिस्तान को दिया गया था। और जो ये नीचे की 3 नदियां हैं, रावी, सतलज, ब्यास, इस पर ज्यादा पानी यूज करने का अधिकार भारत को दिया गया था। यानी इस तरह का समझौता हुआ, 3 पर पाकिस्तान की बढ़त होगी, 3 पर भारत की बढ़त होगी। लेकिन अब ये समझौता हो गया, अब हमको जितना पानी चाहिए उतना पानी हम तो यूज ही नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत ही यूज करते हैं सिंधु, झेलम, चिनाव का। लेकिन जब भी हम इस पर कोई अभी भी कोई परियोजना वगैरह बनाते हैं, जो हमारी जो सिंधु नदी समझौते का बिना उल्लंघन किए जो हमारा हिस्सा है उस पर ही हम अगर कोई यहाँ परियोजना वगैरह बनाते हैं, तो पाकिस्तान जो है अड़ंगेबाजी करता है और कहता है कि ये सिंधु नदी जल समझौता जो हुआ है 1960 में, उसका भारत जो है उल्लंघन कर रहा है। भारत उल्लंघन नहीं कर रहा है, वो बार बार जो है ऐसे बातें करता रहता है। और ऐसी ही विवादास्पद परियोजनाओं में कौन है, ये किशन गंगा परियोजना है, या बगलिहार परियोजना है, तुलबुल परियोजना है,
बुर्जी परियोजना है, ये भारत की परियोजनाएं हैं, ये भारत की परियोजनाएं हैं। और इसको जो है पाकिस्तान क्या करता है कि विवाद का मुद्दा बना देता है, कहता है नहीं ये सिंधु नदी जल समझौता का उल्लंघन है, आपको यहाँ पर बांध नहीं बनाना चाहिए। इस तरह करके वो प्रॉब्लम खड़ी करता रहता है, इसलिए रिश्ते हमारे जो है सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। तो ये विवाद के प्रमुख मुद्दों में से एक माना जाता है सिंधु नदी जल विवाद। समझौता हो गया है लेकिन फिर भी ये अभी भी विवाद का विषय बना हुआ है। अब देखें इसके आगे जो है एक पॉइंट हमने लिया है सर क्रीक विवाद। सर क्रीक विवाद ये भी जो है महत्वपूर्ण विवाद है, एक नंबर में ये भी पूछा जा सकता है। तो सर क्रीक विवाद क्या है, अब देखें थोड़ा, जैसे भारत का, जैसे ये भारत है तो ये यहाँ पर आते हैं, ऐसे के बाद ये ऐसे ऐसे हो जाता है भारत के मैप में। अब ये वाला जो भाग है ये गुजरात है, गुजरात है। और इधर जो है पाकिस्तान का प्रांत है सिंध, सिंध प्रांत है। और यहाँ का जो जमीन है इसको कक्ष का रण कहते हैं, कक्ष का रण कहते हैं। और यहाँ पर जो जमीन है वो बहुत ही उथली है, यानी समुद्र समुद्र का ये तटीय भाग है लेकिन बहुत ही उथला उथला है, यानी पानी बहुत ही कम रहता है, यानी घुटनों तक पानी ही रहता है। काफी दूर तक, कई किलोमीटर तक समुद्र के अंदर घुस जाएंगे लेकिन पानी घुटनों तक ही आपको मिलेगा। तो ये वाला क्षेत्र का जो बंटवारा है वो किसने किया था, सर क्रीक, सर क्रीक नाम का अंग्रेज अधिकारी ने इस क्षेत्र का बंटवारा किया था। तो इसी के आधार पर इसका विवाद का नाम भी सर क्रीक विवाद कहा गया है। ये मान लेते हैं, बना रहने देते हैं। ये यहाँ पर ये गुजरात वाला एरिया है, ये यहाँ पर ये जगह है कक्ष का रण। तो यहाँ पर जो है पहले बंटवारा हो गया था, उस समय पाकिस्तान को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन बाद में भारत ने लगातार, भारत का जो अनुसंधान ओएनजीसी जो ऑयल एंड पेट्रोलियम गैस जो कमीशन है वो लगातार रिसर्च उसर्च करता रहता है। और बाद में उसको पता चला कि यहाँ पर जो कक्ष का रण वाला क्षेत्र है यहाँ पर जो है पेट्रोलियम की बहुत भंडार है। और जब पाकिस्तान को लगा कि यहाँ पर तो पेट्रोलियम का भंडार है तो वो कहने लगा कि नहीं ये वाला एरिया जो है, ये जो कक्ष का रण है ये मुझे मिलना चाहिए। वो ऐसा कहना शुरू कर दिया और विवाद को जन्म दे दिया, और इसी विवाद को सरक्रीक विवाद कहते हैं। तो अब इस मुद्दे को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध भी हो चुका है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 1965 में युद्ध हुआ था उसका जो है एक कारण ये भी था सरक्रीक विवाद। लेकिन ये भारत के कब्जे में है, फिलहाल अभी भारत के कब्जे में है। लेकिन पाकिस्तान जो है इसको विवाद का एक मुद्दा बनाकर बीच बीच में राग अलापना शुरू कर देता है कि हमारा है, भारत को इसको खाली करना चाहिए। और वहाँ जो पाकिस्तान के मछुआरे वगैरह हैं वो हमारे सीमा में घुस आते हैं कभी कभी, उसके कारण भी जो है झड़प वगैरह हो जाती है। फिर इसके बाद ये अगला पॉइंट हमने लिया है कि पाकिस्तान और चीन की नजदीकियां। देखें चीन में जब हम भारत चीन संबंध पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था कि चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा है, इस वजह से हमारे जो है चीन के साथ रिश्ते सामान्य नहीं हो पा रहे हैं, यानी ये भी एक विवाद का कारण है। तो उसी तरह से इधर से भी देखें तो पाकिस्तान जो है लगातार जो है चीन का समर्थन करता रहता है। चीन को अ, हमारे जो पाक अधिकृत कश्मीर का जो भाग है उसका 5,000, ये पिछले में हमने बताया था, 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है वो दे रखा है। 38,000 किलोमीटर पाकिस्तान और चीन ने भारत के भूभाग को कब्जे में कर लिया है। और उसके अलावा 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन जो है ये पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये बहुत ही सामरिक महत्व का जगह है, सामरिक महत्व का जगह है। और यहाँ से क्या कर रहा है कि कराकोरम मार्ग बना लिया है। पिछले दिनों हमने बताया था कि ये कश्मीर है, तो यहाँ पर ही जो है ये जो जगह है उसको पाकिस्तान ने चीन को दे रखा है 5,000 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ से कराकोरम मार्ग ऐसे चीन जो है अपने प्रांत से ऐसे होते हुए पाक अधिकृत कश्मीर से और पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ने वाला जो है ये एक गलियारा बनाया है। वन बेल्ट वन रूट वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहे थे उस समय मैंने बताया था। तो ये जो है भारत के जो है सामरिक हितों के प्रतिकूल इसको माना जाता है। तो भारत जो है लगातार इस बात का विरोध करता है कि ये जो पाक अधिकृत कश्मीर का जो भाग 5,000 वर्ग किलोमीटर तुमने चीन को दे रखा है ये गलत है, लेकिन पाकिस्तान सुनता नहीं है। तो इस तरह से जो है पाकिस्तान और जो चीन की नजदीकियां हैं ये भी हमारे रिश्ते सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। अब पाकिस्तान से तो हम निपट लेते हैं, अब तो हमारे जो बड़े शत्रु है उसको जो है सहायता दे रहे हैं, उसको मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। अब सामरिक महत्व हम शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, सामरिक महत्व का मतलब ये है कि युद्ध जैसी स्थिति अगर क्रिएट होती है तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। तो इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है जो विवाद के प्रमुख मुद्दे हैं हम लोगों ने
देखा, जिसमें आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट आपको रट लेना है। देखें, इसमें हमने एक विवाद को छोड़ दिया है। कौन विवाद? कश्मीर विवाद। कश्मीर विवाद चूंकि कल ही हमने देख लिया था। तो अगर आप लोग परीक्षा में अगर लिखेंगे तो सबसे पहले कश्मीर विवाद का ही जिक्र कर देंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद के प्रमुख बिंदु, सबसे पहले आप नंबर 1 पर ही कश्मीर विवाद को लिख देंगे कि कल हमने डिटेल में उसको बताया था कि कश्मीर का भारत में विलय हो गया है, लेकिन पाकिस्तान जो है कबायली आक्रमण करके भारत के 1/3 भूभाग पर कब्जा जमा लिया है, जो कि आज भी उसके कब्जे में है। और भारत जो है उसको प्राप्त करना चाहता है, और जो पाकिस्तान है वो जो भारत के कब्जे में है 2/3 भाग, उसको प्राप्त करना चाहता है। इसको लेकर दोनों देशों के बीच विवाद है, और यही जो विवाद है अन्य विवादों को जन्म देता है। जब शत्रुता हो जाएगी तो कोई ना कोई जो है छोटा मोटा कारण को लेकर भी जो है विवाद को बढ़ावा देते हैं। तो ये है भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में।